गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्राक्रम, यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से आपको टोटल 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। संभावना है कि तीनों ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, या तो फिर एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। पैटर्न के हिसाब से यही पॉसिबल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, या तो 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे, या 2 नंबर वाले होंगे, या 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो 3 नंबर वाले चैप्टर से ज़्यादातर चांस बनता है कि 1 + 2 यानी एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ ले, या तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव ही डाल दे, है ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनको देखते हैं। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप चैनल में पुराने हैं, वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप में जहाँ भी हो शेयर कीजिए, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में ज़्यादा मन लगा रहे, है ना। हमको भी मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलता है कि अधिक से अधिक व्यूअर्स जो हैं वीडियो को देखते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, और वो लर्न करने के बाद एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। इसी उम्मीद से हम वीडियो को लेकर के आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उनका सॉल्यूशन, और काफ़ी विस्तार में देखेंगे। आप एकदम बिल्कुल संयम पूर्वक बैठिए और समझने का कोशिश कीजिए चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ काम आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बच्चों मैं बार बार बताता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई यदि आपको शॉर्टकट रास्ते से सफल होने का तरीका बता रहा है तो समझिए वो आपको ठग ही रहा है। मैं 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में आपको कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊँगा, और जो पढ़ा पा रहा है वो आपको कितना समझा पा रहा होगा ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, वो वही कह सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जहाँ भी सल्फाइड अयस्क हो, सल्फाइड अयस्क के मतलब जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, जैसे PbS है ना, HgS है, उसके बाद ZnS है। तो ये सभी अयस्क जो हैं इसमें सल्फाइड आपको दिख रहा है। तो इन सभी सल्फाइड अयस्कों का जो है वो सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से। इंग्लिश में बोलेंगे 4th फ्लोटेशन मेथड, है ना। 4th फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो क्षय रोग यानी TB, है ना, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं कि जो एंटीपायरेटिक होते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो किस में होता है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन का बुखार ठीक करने में, जैसे पैरासीटामोल है ना, एस्प्रिन है। ये सभी दवाएं जो हैं वो किस में इस्तेमाल होते हैं, बुखार को ठीक करने में। अधिकतर तो पैरासीटामोल का आप इस्तेमाल जानते ही हैं। तो पैरासीटामोल एक प्रकार का कैसा मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक है ना। वैसे सभी मेडिसिन जो बुखार को ठीक करने में यूज होते हैं उनका ग्रुप को एंटीपायरेटिक कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। उसी तरीके से एनाल्जेसिक जो मेडिसिन का ग्रुप होता है उससे जो है, एनाल्जेसिक से क्या होता है, तो एनाल्जेसिक जो है वो पेन किलर होता है। दर्द की दवाएं जितनी हैं, जैसे ब्रूफेन वगैरह मेडिसिन है जो दर्द को कम करता है ना, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, ऐसा, तो वो सभी को एनाल्जेसिक कहते हैं। और एक तीसरा होता है ट्रांसक्विलाइजर जो पूछा जाता है। ट्रांसक्विलाइजर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, गुड फील करने के लिए, है ना, फीलिंग गुड के लिए जो है वो दिया जाता है ट्रांसक्विलाइजर, या स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि टीबी को ठीक करने के लिए, क्षय रोग को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोध किस विधि द्वारा किया जाता है। यानी सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए जर्मेनियम का जो एक्सट्रैक्शन यानी शोध किस विधि से किया जाता है।
तो याद रखिएगा शोधन, प्रक्षेत्र शोधन इसको बोलते हैं इंग्लिश में जोन रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? जोन रिफाइनिंग, है ना। जोन रिफाइनिंग मेथड से इसका किया जाता है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि आपको बता दे रहे हैं जोन रिफाइनिंग में कि इसको जो है जोन रिफाइनिंग में जैसे सिलिकॉन हुआ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम हुआ सेमीकंडक्टर, गैलियम हुआ सेमीकंडक्टर, ये सभी सेमीकंडक्टर का जो है वो शोधन किया जाता है किससे? प्रक्षेत्र शोधन विधि से, है ना। प्रक्षेत्र शोधन विधि से। प्रक्षेत्र शोधन विधि से क्या होता है कि इसको गलाया जाता है और गलाने के बाद जो है ठंडा किया जाता है। जैसे ओर को लिया जाता है, अयस्क को लिया जाता है और अयस्क को पिघला देने के बाद ठंडा किया जाता है। तो ठंडा होने के बाद क्या होता है ना, जो सेमीकंडक्टर हैं उसका क्रिस्टल बन जाता है। सेमीकंडक्टर का क्या बन जाता है? क्रिस्टल। और जो ये है जिसको अशुद्धि बोलेंगे वो क्या रह जाता है? लिक्विड फॉर्म में रह जाता है। और इसको बहुत आसानी से फिर जो है वो फिल्टर पेपर के मदद से छान के हम ऐसो क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो जोन रिफाइनिंग मेथड में यही होता है। जोन रिफाइनिंग मेथड में किसको अलग करते हैं? याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर को, अर्धचालक को किस विधि से? प्रक्षेत्र शोधन यानी जोन रिफाइनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेलेकाइट, उसके बाद देखते हैं बी है गैलेना, उसके बाद सी है केलेमाइन, उसके बाद है एक कार्नालाइट। तो गैलेना जो है ना ये है PbS यानी कि लेड का एक ओर होता है, इसी में सल्फाइड है यानी कि गैलेना ही एक सल्फाइड ओर होता है। केलेमाइन का जहाँ तक बात है या कार्नालाइट का बात है तो कार्नालाइट आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, KCl होता है Mgcl2 होता है डॉट 6H2O, है ना। ये कार्नालाइट होता है यानी मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो कार्नालाइट कहलाता है। और केलेमाइन जो है वो कॉपर का ओर है यानी कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ को आप समझ गए। गैलेना जो है वो एक सल्फाइड ओर का उदाहरण है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। PbS फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। एडेनिन और थाइमिन, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। DNA के संरचना में बच्चों 4 प्रकार के बेस होते हैं, यानी DNA में, ह्यूमन DNA में, है ना, व्यक्ति लोगों के DNA में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे वो ध्यान से सुनेंगे, वो पढ़े भी होंगे शायद। होता है A, T, G और C। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। A से एडेनिन, थाइमिन, G से गुआनिन, C से साइटोसिन। ये 4 बेस जो है वो प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस। एडेनिन और गुआनिन जो है प्यूरिन बेस होता है और थाइमिन और साइटोसिन जो है वो पिरिमिडिन बेसेस होता है। बेसेस क्या है? ये एक तरीके का जो है सो साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो आपको बता दे रहे हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कितना? 2। कितना? 2। जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच अगर आपसे पूछा जाए कि कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो 3। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितना? 3। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर तो हमारा 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बेस है वो DNA में पाया जाता है तो आप याद रखिएगा ATGC यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन बेस जो है वो DNA में पाया जाता है। जबकि AUGC एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो RNA में पाया जाता है, RNA में, ठीक है। और ये पाया जाता है DNA में। इस चीज़ को याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइए कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। जो बच्चे पढ़े हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि DNA और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ अगर इसमें पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि DNA का कौन सा बेस जो है DNA में थाइमिन को कौन सा बेस रिप्लेस करता है ना। तो
थायमिन जो है वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए में, यानी डीएनए में जो बेस पाए जाते हैं सभी वही हैं, रिप्लेस कौन हुआ है, सिर्फ थायमिन को रिप्लेस कर दिया यूरासिल। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर को कि वैद्युत स्विचों में, अच्छा एक चीज़ यहाँ आप ये चीज़ भी जान लीजिए कि ये बॉन्ड जो 2 या 3 का बात हो रहा है वो कहाँ पाया जाता है। तो आप जो है जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इस हेलिक्स और इस हेलिक्स को जोड़ने के लिए क्या बनते हैं, बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, है ना, 2 3। तो 2 2 किसके बीच में बनेगा, ए और टी के बीच में, 3 3 किस में बनेगा, जी और सी के बीच में। अब बताइए कि ये जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया गया था। कौन से साइंटिस्ट, वाटसन और क्रिक्स जो हैं इनके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया गया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो वैद्युत स्विच जो है वो बनते हैं बेकेलाइट से। बेकेलाइट एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर होता है बच्चों फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बेकेलाइट का क्या है, मोनोमर यूनिट है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो है वो बेकेलाइट का मोनोमर यूनिट है। और बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है। बेकेलाइट एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर की कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, तो कार्बन। यानी पिग कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर को, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से, है ना, गुरुत्व पृथक्करण मेथड से हेमेटाइट जो है, जो लोहा का ओर होता है ना, आयरन का ओर है, आयरन का ओर हेमेटाइट है, उसका एक्सट्रैक्शन जो है सांद्रण किया जाता है किससे, गुरुत्व पृथक्करण विधि से। गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता क्या है बच्चों कि एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है जिसमें रनिंग वाटर है ना, रनिंग वाटर इससे गुजारा जाता है और ऊपर से पीस पीस के हेमेटाइट ओर को यहाँ पे रनिंग वाटर के ऊपर डाला जाता है। पानी बहता है इधर से, है ना, और इसके ऊपर हेमेटाइट ओर को पीस पीस के पाउडर के रूप में डाला जाता है। तो क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाता है, फ्लो करते वाटर में, बहते हुए पानी में। जबकि जो लोहा है, आयरन है, वो इस कंटेनर के तली में जाके क्या करता है, बैठ जाता है, तली में जाके बैठ जाता है। तो तली में भारी चीज़ क्यों बैठता है, जो भी भारी चीज़ होता है उसके ऊपर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसके कारण भारी चीज़ इस कंटेनर के तली में आके जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धि जो है वो रनिंग वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, बहता हुआ पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों जहाँ भी लोहा की फैक्ट्री लगाई जाती है, इस्पात कारखाना, वहाँ पे पानी की मौजूदगी जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। जैसे आप देखेंगे कि टाटा स्टील जो है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बीच में बसाया गया है ना। उसके बाद देखते हैं, ये बात आप समझ गए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है किसको सांद्रित किया जाता है, तो हेमेटाइट जो कि एक आयरन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। तो जहाँ भी रासायनिक लिंचिंग आएगा, है ना, रासायनिक लिंचिंग विधि आएगा तो इसका जो है सांद्रण किया जाता है एर्जेंटाइट, जो कि एक सिल्वर का ओर है। किसका है, सिल्वर यानी चांदी का ओर है ना, चांदी का ओर। कमेंट में बताएंगे कि चांदी का ओर का जो है फॉर्मूला क्या हो। तो एर्जेंटाइट जो है वो चांदी का एक ओर है ना, सिल्वर का एक ओर है, और जिसका सांद्रण जो है रासायनिक लिंचिंग मेथड से किया जाता है। रासायनिक लिंचिंग मेथड में क्या होता है कि एक कंटेनर में एक सॉल्वेंट लिया जाता है, सॉल्वेंट मतलब केमिकल जो होता है, उस केमिकल में जो है एर्जेंटाइट का जो ओर है Ag2S, इसको क्या किया जाता है, घोल दिया जाता है ना, घोल दिया जाता है। तो घोलते टाइम क्या होता है कि इसमें सिर्फ चांदी ही घुलता है और जो बाकी अशुद्धि है वो नहीं घुलता है ना। जो देखिए अलग अलग केमिकल में कोई चीज़ घुलता है, कोई नहीं घुलता है, तो इस तरीके का जो है
वो एक सॉल्वेंट लिया जाता है जिसमें एर्जेंटाइट जो चांदी का ओर है उसको घोल दिया जाता है, तो सिल्वर घुल जाता है और बाकी जो उसका ये इम्प्यूरिटी है, अशुद्धि है, वो नहीं घुलता है। इसी तरीके से उसको अलग किया जाता है। आप याद क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे कि रासायनिक लिंचिंग मेथड से जो है वो एर्जेंटाइट जो चांदी का ओर है उसका सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि फेन फ्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है ना। क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न को लाना ज़्यादा जरूरी हो गया था कि फेन फ्लवन विधि से आपको पता होगा कि हम बताए थे फोर्थ फ्लोटेशन से सल्फाइड अयर जिसमें अयस्क का सांद्रण होता है। तो यहाँ पे ढूंढिए कि सल्फाइड अयस्क किस में होता है। सिनेबार दिख रहा है, बॉक्साइट दिख रहा है, मैलाकाइट दिख रहा है, जिंकाइट दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को जब समझेंगे तो सीने बार जो है ना बच्चों, सीने बार जो है मरकरी का ओर होता है HgS, जिसको रेड वर्मिलियन भी बोलते हैं। सिंदूर जो है उसका भी फॉर्मूला यही होता है HgS, है ना। तो इसका जो सीने बार है ना, इस सीने बार का चूँकि ये सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर का ही तो बताए थे सबसे पहला क्वेश्चन में कि सल्फाइड ओर का सांद्रण फेन फ्लवन यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर को कि मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। तो मेलाकाइट अयस्क जो है ना वो कॉपर का अयस्क है। किसका? कॉपर का है। तो ABC में आपको दिख रहा है कॉपर? कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। निचला ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए D नंबर में आपको दिख रहा है ना कॉपर। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuOH का होल टू CuCO3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। जैसे देखिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो है वो इस्पात को गर्म करके लाल कर दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं? एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो काफ़ी आसानी से आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये चीज़ निश्चित है। आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे सेम प्रश्न जब रिपीट होगा आप बहुत आसानी से उसको टिक कर लीजिएगा। इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको गर्म करके जब लाल हो जाता है उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। इस्पात मतलब क्या? लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो कार्बन अपचयन विधि से जो है वो लोहा ही जो है सो निष्कर्षित यानी एक्सट्रैक्शन, लोहा का ही एक्सट्रैक्शन कार्बन अपचयन विधि से होता है, याद रखिएगा। जैसे लोहा, टीन, नेक्स्ट अगर यहाँ लोहा नहीं रहे तो टीन का भी जो है वो एक्सट्रैक्शन कार्बन अपचयन विधि से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा कि जब हम मंथली एग्ज़ाम वाला टेस्ट करवा रहे थे तो उसमें ये प्रश्न, और सेंटअप का परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आप जाके वीडियो को सेंटअप वाला देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। हम बताए हैं इस चीज़ को कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल आग बुझाने में होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है कि जैसे कहीं आग लगी हुई है तो इसके चारों तरफ क्या करता है? एक लेयर का निर्माण कर देता है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है O2 का उसको बाधित कर देता है और आग अपने आप बुझ जाती है ना। तो आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल होता है CCl4। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि। जैसे देखिए जब भी बोलेगा कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने, यानी कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं? फ्राई करते हैं, भूंजते हैं ना, तो इसको रोस्ट करते नहीं बोलते कि रोस्ट जैसे तुम लोग जो बच्चे पता होगा रोस्ट चिकन बोलता है, रोस्ट चिकन, रोस्ट। तो रोस्ट को ही हिंदी में बोलते हैं जारन। क्या बोलते हैं? जारन। यानी सल्फाइड अयस्क में जैसे कोई भी सल्फाइड अयस्क है, जैसे उदाहरण हम ले लें कि PbS ही है, गैलेना ही है। इस गैलेना को यदि खुले हवा में, है ना, वायु की उपस्थिति में इसको अगर क्या किया जाए? रोस्ट किया जाए, भूंजा जाए, तो ये सल्फाइड क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा और ये सल्फाइड और जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ गए हैं। और फिर कार्बन से इस ऑक्साइड को क्या किया जाएगा? रिड्यूस करके शुद्ध मेटल प्राप्त कर लिया जाता है।
मैं मान के चलता हूँ कि आप थ्योरी का नॉलेज कम बेसी कम से कम रखते हैं और उसी के आधार पे हम जो है ऑब्जेक्टिव को डील करने का कोशिश कर रहे हैं बच्चों। टाइम बहुत कम है और अधिक प्रश्नों को हमको देखना है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको थ्योरी में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर को। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो विद्युत शुद्धिकरण जहाँ आए तो आप समझ जाइए कि अल्युमिनियम है ना। अल्युमिनियम Al2O3 विद्युत शुद्धिकरण विधि से अल्युमिनियम जो बॉक्साइट है वो सभी का जो है सो शुद्धिकरण किया जाता है। याद रखिएगा। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि थर्माइट विधि में जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अपचायक। तो देखते हैं निकेल है, सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है। नहीं, आंसर यहाँ सोडियम नहीं होगा, आंसर यहाँ डी दिया हुआ है लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आपको याद होगा थर्माइट विधि में हम क्या बताए थे कि जो है Al2O3 होता है प्लस Fe, सॉरी ये नहीं होता है, Fe2O3 होता है प्लस Al होता है और ये अभिक्रिया करके बना लेता है Fe प्लस Al2O3। यानी कि ये अल्युमिनियम है ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ा यानी ऑक्सीडाइज हो गया। और ये आयरन जो है इससे ऑक्सीजन की कमी हुई तो आयरन रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। जिससे ऑक्सीजन घटा वो रिड्यूस हो गया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरा को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपचायक होगा वो अल्युमिनियम होगा। याद रखिएगा थर्माइट विधि में जो अपचायक है वो अल्युमिनियम होता है और थर्माइट विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रेलवे पटरी को जोड़ने में। ये चीज़ भी बताए हैं। दो रेलवे पटरी जो टुकड़े टुकड़े में बिछाए जाते हैं उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर अल्युमिनियम रहता तो आंसर सही होता, ठीक है, मिसटाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। तो याद रखिए कि नोबेल मेटल किसको बोला जाता है, सोना को। तो ढूंढिए गोल्ड, है ना। सोना को ही नोबेल मेटल बोला जाता है, यानी खुला अवस्था में ये काफ़ी अक्रिय टाइप का होता है, किसी से क्रिया जल्दी नहीं करता है। यही गुण सोना का है कि इसका आभूषण बनाया जाता है ना। नहीं तो देखो लोहा का अगर आभूषण बना के आदमी अगर कान में रिंग पहन ले, गले में चेन पहन ले तो क्या हो जाएगा, वो जंग लग जाएगा अभिक्रिया करके वायु से, नमी से। लेकिन सोना जो है वो क्या है, खुला अवस्था में मिलता है। क्यों खुला अवस्था में मिलता है, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता है। तो आपको भी कहते हैं सोना के जैसा बनिए, है ना, सोना के जैसा बनिए। किसी भी बात पे या किसी अफवाह पे या किसी लोक लुभावन चीज़ों से क्रिया नहीं कीजिए। अगर क्रिया कीजिएगा तो लोहा की तरह, जैसे लोहा क्रिया करके जंग लग जाता है वैसे आप भी जंग लग जाइएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा जैसे लोहा बर्बाद होता है। सोना की तरह बनिए ताकि आप किसी लोक लुभावन चीज़ों में, है ना, जो आपको चढ़ावा बढ़ावा दे सके उसमें आप क्रिया ना करें और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। तो सोना जो है वो क्या है, मुक्त अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में क्यूप्रस एस्क है। तो क्यूप्रस एस्क कौन है, क्यूपराइट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, सभी एस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज एस्क नहीं है क्योंकि। देखिए इस बात को समझिए, सभी एस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज जो है वो एस्क नहीं होता है। एस्क उसको कहते हैं, एस्क का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्यता के साथ यानी इकोनॉमिकली नहीं किया जा सकता है। क्यों, एक चीज़ देख लीजिए, इस बात को समझिए कि जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए, जो ज़मीन के अंदर से जिसकी खुदाई करके निकाली जाती है उसको बोलते हैं खनिज, ठीक है। लेकिन जिस खनिज से किसी भी धातु को, जिस खनिज से किसी भी धातु को व्यावसायिक तौर पे यानी इकोनॉमिक तरीके से प्राप्त किया जाए, जैसे हेमाटाइट से आयरन प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, एर्जेंटाइट से चांदी प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी जितना हम 3 नाम बोले वो सभी क्या हो गया, अयस्क हो गया। क्यों अयस्क हो गया,
क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से प्राप्त किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए, पैसा के लिए, है ना, पैसा के लिए जो है वहाँ से लोहा या एल्युमिनियम या चांदी प्राप्त किया जा रहा है, तो वो अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयस्क कहलाएगा। क्यों? क्योंकि धातु उससे इकोनॉमिक तरीके से प्राप्त किए जा रहे हैं। वहीं देखिए, जैसे कुछ खनिज जो ज़मीन के अंदर से ही निकल रहा है, वो खनिज तो है, लेकिन उससे इकोनॉमिक तरीके से कोई भी धातु प्राप्त नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे, उसको अयस्क नहीं कहेंगे। जैसे कोड़े, ज़मीन से कोड़े, पत्थर निकला, उस पत्थर से कुछ भी नहीं निकला, तो पत्थर भी तो खनिज का लाया, लेकिन चूंकि उस पत्थर से हमको कुछ भी धातु इकोनॉमिकली नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम क्या अयस्क बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे बालू ज़मीन से ही निकलता है, और बालू में सिलिकॉन काफ़ी पाया जाता है हल्का मात्रा में, लेकिन हम बालू से सिलिकॉन को इकोनॉमिकली नहीं निकालते हैं, इसीलिए बालू को सिलिकॉन का है, बालू को सिलिकॉन का अयस्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बालू में तो सिलिकॉन पाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक तौर पे नहीं उसको निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि खर्च अधिक हो जाएगा और जो प्राप्त होगा वो कम होगा, है ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि सभी अयस्क खनिज हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सभी खनिज से धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो अयस्क है वो तो खनिज होगा ही। जितना अयस्क है वो ज़मीन से नीचे निकाला जाता है, लेकिन ज़मीन से निकलने वाला हर चीज़ अयस्क नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग को शांति करके सोचेंगे तो समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। तो सोडियम का जो निष्कर्षण है वो ना डाउन प्रोसेस से किया जाता है। याद रखिएगा, डाउन विधि बोलते हैं। डाउन प्रोसेस में क्या होता है? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और सोडियम प्राप्त किया जाता है। क्लास 10th में शायद ये चीज़ जिक्र किया गया है इस चीज़ का, है ना, डाउन प्रोसेस का। सोडियम का निष्कर्षण डाउन प्रोसेस से NaCl से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? तो आयरन का अयस्क कौन कौन है? लिमोनाइट तो है ही, मैग्नेटाइट है ही, कैसिटेराइट जो है वो टीन का है ना, यही नहीं है, सी नंबर ही नहीं है। कैसिटेराइट जो है वो टीन का अयस्क है। हम डी नंबर में देखते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं है, तो सी ही सही हुआ। कैसिटेराइट जो है वो टीन का अयस्क होता है। बाकी जो लिमोनाइट और मैग्नेटाइट है वो आयरन का ही अयस्क है। ठीक है, ये टीन का अयस्क है, ये दोनों आयरन का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? अब मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है? तो देखिए, काइसलाइट से, डोलोमाइट से, कैलामीन या समुद्री जल। तो समुद्री जल में भी मैग्नीशियम मिलता है। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा सोडियम मिलता है, उसके बाद आपका क्लोरीन मिलता है, और उसके बाद मैग्नीशियम ही मिलता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन नहीं होगा? कैलामीन जो है वो मैग्नीशियम का और नहीं है, बाकी तीन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन। हम तो यही बोले थे कि जैसे देखिए जिंक ब्लेंड बोलते हैं ZnS को, इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों भूंजा जाए, जिसको हम बोले थे रोस्ट किया जाए, तो ये ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, और ZnO को फिर से कार्बन की उपस्थिति में ट्रीट किया जाए तो क्या बन जाएगा? शुद्ध मेटल Zn मिल जाएगा और CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए? जिंक ब्लेंड को क्या किए? भर्जन किए, यानी रोस्ट किए। उसके बाद अंतिम में क्या किए? कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कर दिए, अपचयन कर दिए, तो शुद्ध धातु Zn मिल गया, है ना। समझ गए इस बात को? ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर है कि कॉपर पराइट का सूत्र है। देखिए, अयस्कों का सूत्र भी पूछा जाता है, तो कॉपर पराइट का सूत्र होगा CuFeS2। ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर पराइट जो है वो कॉपर का एक अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एंग्लेसाइट है, उसके बाद है माइका, बोरिल और ऑर्थोक्लास, है ना। तो माइका में भी थोड़ा बहुत एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन एंग्लेसाइट जो है वो एल्युमिनियम का और नहीं है, अयस्क नहीं है। देख लीजिए, एंग्लेसाइट एल्युमिनियम का और नहीं है, बाकी माइका में, बेरिल में और ऑर्थोक्लास में ये सभी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 27 को,
सल्फाइड एस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, ये जो है सो रिपीट हो गया है। सल्फाइड एस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, रिपीट नहीं हुआ है, स्वतः उपचयन यानी कि सेल्फ रिडक्शन मेथड से किया जाता है। किससे, स्वतः अपचयन मेथड से सल्फाइड एस्क से कॉपर निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेन फ्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के एस्क का सांद्रण किया जाता है, तो किस प्रकार के, सल्फाइड एस्क, ये पहला प्रश्न ही रिपीट हो गया है। फेन फ्लवन विधि से यानी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है ना। उसके बाद है 29 नंबर में, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण होता है, तो हम बता रहे थे किस में, मैग्नेटाइट वाला जो रनिंग वाटर वाला में हम बता रहे थे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, यानी आयरन का ही जिक्र हो रहा था ना। बोल रहे थे कि मैग्नेटाइट को पीस के रनिंग वाटर के कंटेनर में डाला जाता है और उससे अशुद्धियाँ हैं वो बहते हुए जल के साथ निकल जाती है और जो आयरन है वो नीचे तली में जाके बैठ जाता है, याद है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गेलेना किस धातु का एस्क है, तो गेलेना जो है वो लेड का है। PbS हम बता रहे थे, फॉर्मूला गेलेना का होता है PbS, ठीक है, सल्फाइड और है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फूल्स मतलब कि मूर्खों का सोना। जैसे नहीं है कि कोई आया आपके गली मोहल्ले में गांव घर में और सोना बेच के, डुप्लीकेट वाला सोना बोल के सोना बेच के वो निकल गया, तो वो सोना तो नहीं होता है, वो होता है FeS2, यही है फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड मतलब एकदम दिखने में हूबहू सोना की तरह दिखेगा, लेकिन वो सोना है नहीं, है ना, वो सोना है नहीं, दिखने में तो सोना जैसा दिखेगा लेकिन वो सोना नहीं है, तो उसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। आप लोग पता नहीं रोल्ड गोल्ड भी या कुछ ऐसा एक आता है रोल्ड गोल्ड, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फूल्स गोल्ड है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का एस्क है, तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट ही तो एल्युमिनियम का और है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, लगभग 60% से अबव जो है वो बॉक्साइट में एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया। जहाँ सोना होगा वहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, तो अगला ऑप्शन सोना ही होगा, सोना है ना, अगला ऑप्शन सोना है, यानी सोना ही प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि कैसिटेराइट एस्क है, तो कैसिटेराइट टीन का एस्क है, ये प्रश्न उसमें भी हम आपको बता दिए थे कि टीन जो है उसका एस्क कैसिटेराइट होता है। 35 क्वेश्चन है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो कार्बन। स्मेल्टिंग में अभी जैसे हम आपको बता रहे थे कि ZnS वाला में ही देखिए, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहले क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो ZnO बनता है और सल्फर बाहर निकल जाता है SO2 के रूप में। उसके बाद देखिए ZnO यानी कि ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं तो जिंक शुद्ध धातु मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो कौन सा यूज होता है, कार्बन होता है स्मेल्टिंग में, है ना, ये चीज़ समझ गए आप। उसके बाद है डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, तो डोलोमाइट खनिज में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा कि डोलोमाइट मैग्नीशियम का ही एक एस्क है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख एस्क है, तो बॉक्साइट, ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क होता है, 60% से अबव एल्युमिनियम बॉक्साइट में पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, मैग्नीशियम तो पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, आयोडीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको बी बताया गया है, सोडियम, है ना, सोडियम ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा सोडियम। उसके बाद क्लोरीन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। नमक, समुद्र का पानी खारा होता है, फार्मूला ही नमक का NaCl होता है, तो सोडियम ज़्यादा पाया जाता है ना। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो कॉपर पायराइट का सूत्र बच्चों ये तो रिपीट हो गया, CuFeS2, प्रश्न रिपीट हो गया है ये प्रश्न, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला यही होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः से संकेंद्रित करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लवन विधि यानी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से इसको ऐसे सांद्रण किया जाता है। उसके बाद 41 क्वेश्चन को देखिए कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, तो बिस्मथ जो है ना, बिस्मथ मेटल का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
ये तो +5 भी बनाता है, लेकिन +3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बिस्मथ, बताइए कि बिस्मथ कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है ना? कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताइए कि बिस्मथ जो है वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, समाप्त हो गया, ये मेरा अंतिम प्रश्न था 41। तो बच्चों आप तैयारी देखिए इसी तरीके से कीजिए। आपको इस वीडियो में हम तो गाइड नहीं कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा गाइड कर दें कि अभी आपका एग्ज़ाम लगभग अब 1 या 1.5 महीने बच रहा है, मात्र 1 या 1.5 महीने बच रहा है। आप पढ़ाई कैसे करें कि सबसे पहले आप सुबह से लेकर के जैसे 5 बजे जगते हैं और कब सोते हैं, जैसे 10 बजे सोते हैं रात में और 5 बजे सुबह जगते हैं, तो सभी को जैसे 5 से 6 क्या करते हैं, 6 से 7 क्या करते हैं, 7 से 8 क्या करते हैं, इस तरीके से 8 से 9 है ना, 8 से 9 से लेकर के 10 से 11 जब भी आप अंतिम में सोते हैं तब तक का समय को लिखिए और जिक्र कीजिए कि जैसे 5 से 6 या 6 से 7 अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में डेली क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी जो है 1 से 1.5 महीने बच्चों आप कोशिश कीजिए कि रूटीन को फॉलो करते हुए मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम आप अपने स्टडी को दीजिए। यही आपका रिज़ल्ट को काफ़ी बेहतर कर सकता है। आप 1 साल क्या मेहनत किए ये चीज़ मायने बहुत कम रखता है। जो आप एग्ज़ाम के पहले अभी 1.5 महीने कीजिएगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा बात है कि आप कोचिंग के चक्कर में मत रहिए। कोचिंग कभी कभी टेस्ट लगाने के लिए जाइए, लेकिन अब ये जो 1.5 महीना है ना, अगर आपके पास प्रॉपर सभी चैप्टर का नोट्स उपलब्ध हो गया है, आप पूरे 1 साल के दौरान पढ़ाई कर चुके हैं, तो अभी आपका ये समय क्या है कि सारा नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। बैठ के घर में रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक सॉल्व करना है। बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। यदि पर्सनली किसी प्रकार का बात है तो आप विद्यालय में भी आप आके तैयारी से संबंधित बात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छा हो, सभी पास करेंगे, सभी खुश रहेंगे। यही कामना के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।